हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज़ आ रहा है बेटा? सुने, रुको एक सेकंड ना, ब्लर नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट एएस हम लोग करने जा रहे हैं, उसका नाम है AS28, इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एएस, जितना मैं कराऊंगा बेटा थ्योरी वो उसको अच्छे से करना, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम करूंगा वो अच्छे समझ में आना चाहिए, फिर आप उसको प्रैक्टिस करना। इस एएस में मैं जितना कराऊंगा उतना ही करना, ट्रस्ट में वही आएगा। तो सुनो, इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट। व्हाट इज इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट? इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट मतलब एसेट्स कमज़ोर हो गया। नॉर्मल एसेट्स का अपन डेप्रिसिएशन लेस करते हैं हर साल, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस करने के बावजूद एसेट्स और कमज़ोर हो रहा है, तब उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इम्पेयरमेंट क्यों होता है? जैसे कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा आज से 3 साल पहले, तो उसको यूज़ करते गए, डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए, लेकिन आपका ख़रीदने के बाद मार्केट में नया एसेट लॉन्च हुआ, नया टेक्नोलॉजी का, तो आपका जो एसेट है ना, जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, जैसा वो जो मशीन है ना, उससे हम 1 घंटे में 1 लाख बॉटल बनाते हैं, 1 लाख बॉटल बनाते हैं। मार्केट में अभी नया मशीन बना है जो बहुत तेज़ी से काम करता है, वो 1 घंटे में 3 लाख बॉटल बनाता है। तो सब लोग को आजकल वही मशीन चाहिए। अब मैं भी सोचा मैं भी वही मशीन खरीदूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ये मशीन बेचने का। जब अपना मशीनें बेच रहा हूँ तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, क्योंकि बोलता है नया मशीन उतना ही प्राइस में 3 लाख बॉटल बनाती है, ये मशीन क्यों खरीदे? तो इसका मतलब मशीन अभी वो भाव में नहीं बिकेगा, इसका वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर गया। इम्पेयरमेंट इसी को बोलते हैं जहाँ पर असेट्स का कीमत ना टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो गया। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। जैसे कि बेटा अपने पास मोबाइल है, आप मोबाइल ख़रीदे 4G, जैसी खरीदे 1 महीने के बाद कंपनी ने 5G 6G लॉन्च किया, इससे 4G का वैल्यू कम हो गया। जो भी आप खरीदे उसका भाव बहुत तेज़ी से गिर गया, कोई नहीं खरीदता है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया अभी, तो आपको कोई भी उसका वो पैसा नहीं देगा। तो इम्पेयरमेंट कुछ ऐसे ही है। देखते हैं क्या क्या बातें, मैं कुछ रूल्स वाइज लिख के रखा हूँ, नहीं समझा तो मैं बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से क्या बोल रहे हैं सर। सबसे पहला, व्हाट इज इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। एसेट्स के ऊपर एक एएस हमने करा था, AS10, ये उससे भी एडवांस है, उससे आगे। तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया, या मार्केट में कुछ चेंजेस है, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट 2 होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, आग लग गया, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया मशीन, अभी वैसा नहीं काम कर सकता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी वजह से एसेट्स का कीमत कम हो जाए। टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल समझा? टेक्नोलॉजी, नया मशीन आता है तो जूना का वैल्यू गिर जाता है, ये रियलिटी है। ये जो एएस है ना, AS28 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सर? ये जो एएस है AS2 के ऊपर, ये जो एएस है ना AS28 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सर जी? ये जो एएस है AS2 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। AS2 कौन सा? वैल्यूएशन इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं करने का, क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से किया जाएगा। AS7 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पर उनका वैल्यूएशन अलग है। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो वहाँ पर उनका वैल्यूएशन अलग है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करने का। एंड AS22 डेफर्ड टैक्सेशन, तो ये जो 4 एएस है इनके ऊपर ये एएस अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? AS28 इम्पेयरमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये मत देखो, इधर देखो, अब एकदम ट्रिक समझाऊंगा, ये मैं रखूंगा, इरेज नहीं करूंगा, बहुत काम का बेटा। हाँ, तो सुनना। सबसे पहला, कोई एसेट बैलेंस शीट में दिखता है ना, टेंजेबल हो इंटेंजेबल हो, बैलेंस शीट में दिखता है ना, तो अपन एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। एक एसेट था, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 100 रुपये का एसेट था, 100 करोड़ का एसेट था, कॉस्ट था उसका। आपने पहले से का डेप्रिसिएशन लेस किया बेटा 10, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस किया 10, ठीक है। उसके बाद आपको AS10 आपने अप्लाई किया, जहाँ पर एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया आपने, फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा तो करेंगे, फाइनल अकाउंट में पढ़ा है, AS10 के अंदर पढ़ा है, PPE में। तो अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हो तो एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किए, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किए, सोचो 5 से एसेट बढ़ गया,
एसेट्स का रिवैल्यूएशन, ये सब AS 10 में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पहले AS 10 पढ़ना। तो एसेट्स का डेप्रीशिएशन लेस करते हैं, डेप्रीशिएशन लेस करते हैं, बाद में एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट्स का भाव बढ़ जाता है। तो बोलो अभी एसेट्स कितने का हो गए सर जी? 80 + 5, 85 हो गया। ये जो 85 है ना, जो बैलेंस शीट में दिखता है, इसी को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी बोल सकते हो। बैलेंस शीट में क्या भाव में दिख रहा है अभी, एसेट में से डेप्रीशिएशन लेस किए, वही कैरिंग अमाउंट है। अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो, और रिवैल्यूएशन हुआ तो उसमें ऐड कर देना, तो रिवैल्यू फिगर मिलेगा। तो दिस इज द कैरिंग अमाउंट। अब क्या होता है, सोचो अपना बैलेंस शीट में ये उसका कीमत है, लेकिन अब ऑडिटिंग में पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर पिक्चर होना चाहिए। जो भी आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, FA में पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे कि जो बैलेंस शीट रहता है सब ट्रू एंड फेयर पिक्चर रहता है, जो रहेगा वही आप दिखाओ, झूठा मूठा मत दिखाओ। तो बाद में हमें पता चला कि अगर ये जो मशीन है, बिकॉज नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से अभी उस मशीन का अभी दूसरा ट्राई करना है, उसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट वो कैसे निकालने, ज़रा ध्यान देना। रिकवरेबल अमाउंट दो तरीके से निकलता है, दो ट्राई करना है। एक का नाम है नेट सेलिंग प्राइस, दूसरा वैल्यू इन यूज़। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालने का, अगर मैं ये मशीन, ये जो मशीन है, चलो चक्की एक मशीन है, अगर ये मशीन मैं बेचूंगा आज के आज ही तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। जैसे कि मैंने किसी को बोला ये मशीन बेच मेरा, तो कितना पैसा मिलेगा। वो बोलता है देखो 60 लाख का सेल होगा, लेकिन मेरा कमीशन भूल न जाना 10%। मैंने बोला ठीक है भाई ले लेना, लेकिन मेरा मशीन बेच, कुछ भी हो जाए बिक नहीं रहा है। तो अगर मैं 60 का एसेट मशीन बेचा, लेकिन मुझे भी तो किसी को खर्चा करना पड़ा इसको बेचने के लिए, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो रहेगा लेस कर देना। पता चला उसको मैंने 10% कमीशन दे दिया, तो मुझे कितना मिला, 54 लाख मिला। उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। अगर मैं मशीन को बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 54 लाख मिलेगा। दूसरा वैल्यू इन यूज़ का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज़ वैल्यू इन यूज़। मशीन से हम पैसा कमाते हैं, जैसे पतंजलि वाले बहुत सारे मशीन ला के रखे होंगे रामदेव महाराज, और प्रोडक्शन करते, तभी तो भारत का आबादी का इच्छा पूरा करते हैं। अपने हाथों से नहीं बनाते, लेकिन जो मशीन है उससे प्रोडक्शन करते हैं। कल पता चला घी बना रहे हैं, हाँ दंतकांटी बना रहे, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो मशीन से बना रहे हो। अब जो मशीन आपने ख़रीदा है बेटा, ये आपको पैसा कमा कमा के देगा, है ना। इमेजिन कैसे कमा के देगा। ये मशीन से आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ये प्रोडक्ट को पैक करके बाजार में बेचोगे तो पैसा मिलेगा। मतलब मशीन आपको पैसा कमा के देता है, नोट छापने वाली मशीन है। तो मशीन आपको भविष्य में कितना कमा के देगा, मशीन का भी एक उम्र होता है, इतना साल तक आपको कमा के देगा। ओके तो वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, जो भी आपका भविष्य में कैश आने वाला है, चलो 5 साल आपको कमा के देगा, तो ये कैश इनफ्लो फ्यूचर का है, उसको हम डिस्काउंटिंग करते तो प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो फ्यूचर में जो कैश मिलने वाला है उसको आज में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो चलो ऐसी में फेंक रहा हूँ, 60 लाख मिलने वाला है, मतलब मशीन हमको 60 लाख रुपए कमा के देगा आगे का 5 साल, 60 लाख रुपए कमा के देगा, या 6 साल। ठीक, यहाँ तक समझा। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है, इन दोनों में हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो बेटा इन दोनों में से हायर कौन है, जल्दी बोलो। 54 बड़ा है कि 60 बड़ा है, आंसर 60 बड़ा है, तो 60 लेंगे, रिकवरेबल 60 लेंगे। अभी आप नोट करना, एक एसेट जो 85 का है, अगर हम इसको बेचते हैं तो 54 मिलेगा। अगर हम इसका कमाई का कैपेसिटी पता लगाए कितना कमा के हमें देगा, तो इतना ही कमा के देगा। तो अपन झूठ मूठ का 85 क्यों लिखे, तो बोलता है हाँ, अभी चैप्टर शुरू होता है। बोलता है अगर आपका कैरिंग अमाउंट, अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, अगर आपका ये थोड़ा नीचे लिखा हो, कम ही है, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है ना, उसी को बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो बेटा इम्पेयरमेंट लॉस कितना, जल्दी बताओ। 85 माइनस 16, 25 इज द इम्पेयरमेंट लॉस। तो 25 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस आपको शो करेंगे। क्या करेंगे,
बैलेंस शीट में एसेट्स का कीमत अभी 85 रहेगा, लेकिन हम लोग और 25 लेस करेंगे और 25 लेस करेंगे, क्या बोल के लेस करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। तो सर उसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। सर ये कहाँ से आया, AS10 से आया? नहीं 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 बेटा, AS10 तो इतना ही बोलता है, AS10 इतना ही बोलता है, एसेट्स को कैसा वैल्यूशन करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, रिवैल्यूशन हुआ तो ऐड करना है, लेकिन ये नहीं बोलता है इम्पेयरमेंट के बारे में। जो AS है AS28 बोलते हैं, AS28 बोलता है अगर कभी एसेट्स का कीमत डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रिवैल्यूशन करने के बावजूद कम दिख रहा है तो और कम करो, तो और डबल डेप्रिसिएशन नहीं लेस कर सकते हैं, तो अभी आप बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस बोल के शो करें। तो आ जाओ, लिखा हूँ कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं, देखो मैं पढ़ के बताइए, आप बना लेना मस्त ड्राइंग, इसी के बेस से पूरा चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अर्लियर रिवैल्यूएशन इफ एनी। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अर्लियर रिवैल्यूएशन, समझा? यस सर। उसको कंपेयर करने का रिकवरेबल अमाउंट से, RA मतलब रिकवरेबल अमाउंट, CA कैरिंग अमाउंट, RA मतलब रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालने का, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे बेटा जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जैसे कमीशन मैंने किसी को दिया, द नेट अमाउंट वी गेट इफ यू सेल दिस एसेट, समझ में आ रहा है। और वैल्यू इन यूज कैसे होता है, कैश इनफ्लो, CI मतलब कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैसा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, P/V मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, ये सब प्लस करोगे तो वैल्यू इन यूज मिलेगा। अभी प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सब्र करो। तो इन दोनों में जो हायर रहेगा वो रिकवरेबल अमाउंट रहेगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो इम्पेयर, ये जो डिफरेंस रहेगा ना बेटा, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होगा इसी को इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे। समझ में आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे। अगर एक कम रहेगा तो कैरिंग अमाउंट से भी कम है, रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट से भी कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, यहाँ देखो शॉर्टकट लिखा हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस कब हो गया, चैप्टर कब, AS कब अप्लाई करना है, अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है। समझ में आ रहा है बेटा, RA इस लेस देन, देखो RA लेस है ना कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट लॉस है। देखो RA इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, द डिफरेंस इज द इम्पेयरमेंट लॉस। सर उल्टा हो गया तो पता चला ये हम लोग हायर किए, वो कैरिंग अमाउंट से भी ज़्यादा आया, तो बोलते हैं ज़्यादा आएगा तो कोई टेंशन नहीं, फिर AS अप्लाई नहीं करने का, ज़्यादा नहीं लिखने का, जो है वही रहने दो। देखो क्या लिखा, अगर RA रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ गया, तो एग्जाम्पल हमने ऐसे ही किया ना, तो ये ना 90 आ गया बेटा, 90 आए, महसूस करो 90 आ गया, तो 85 से भी ज़्यादा आ गया, तो AS नहीं अप्लाई करने का, बुक बंद करके घूमने चले जाने का, AS अप्लाई नहीं करने का, याद रहेगा। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, इग्नोर द डिफरेंस, वो डिफरेंस को इग्नोर करो, एसेट्स को कैरिंग अमाउंट पे ही शो करो। एसेट इज कैरिंग एट ए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। बोलो समझा? कुछ बातें और यहाँ नोट लिखा हूँ मैं, सुनो क्या नोट ध्यान देने का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर नेट सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा तो क्या, अगर हम इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा मालूम नहीं। अगर इफ नेट सेलिंग प्राइस अगर नहीं दिया रहेगा, इज नॉट अवेलेबल, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये लेके सॉल्व कर देना, वैल्यू इन यूज लेके सॉल्व कर देना। देखो समझो क्या बोल रहा हूँ, अगर नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, ये तो है ना, तो यही आपका रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। वही लिखा हूँ, इफ द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट इज नॉट अवेलेबल देन वैल्यू इन यूज, VIU मतलब वैल्यू इन यूज इज कंसिडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। समझा? अगर ये नहीं रहेगा तो तुम ही सही। सर अगर उल्टा हुआ तो, सर ये नहीं है तो बोलता है फिर ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करने का। अगर वैल्यू इन यूज नहीं है, दूसरा बोलता हूँ, अगर वैल्यू इन यूज नहीं है देन RA कैन नॉट बी डिटरमाइंड, RA नहीं निकालने का, रिकवरेबल अमाउंट नहीं आ सकता है। तब इम्पेयरमेंट कैसे पता लगाएंगे कि एसेट हमारा कमजोर हो गया है। इम्पेयरमेंट द एसेट विल बी डन एज पर CGU का मतलब होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। थोड़ी देर में समझाता हूँ व्हाट इज कैश जनरेटिंग यूनिट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये डेटा नेट सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा तो वैल्यू इन यूज को रिकवरेबल अमाउंट मानने का, लेकिन अगर वैल्यू इन यूज नहीं दिया रहेगा तो उल्टा नहीं जाने का, फिर
कैश जनरेटिंग यूनिट से अपन रिकवरेबल अमाउंट पता लगाएंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट से हम रिकवरेबल अमाउंट पता लगाएंगे, समझा। तो ये नहीं रहेगा तो उल्टा नहीं जाने का, ये नहीं रहेगा तो बाहर निकलो इधर से, यहाँ से इससे नहीं पता लगाने का कि एसेट्स हमारा कमज़ोर हुआ है क्या। ओके नेक्स्ट अगला, तो इसको आप नोट कर लो, ये मैं हटाऊंगा नहीं, ये सेट का हटाता हूँ, ये लिख के हो गया आपका। ये एग्जांपल लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके एग्जांपल लिख लो, हटाओ। नेक्स्ट ये एग्जांपल समझा अच्छे से। एक और एक कंसेप्ट समझाना था, गलती से इरेज कर दिया, चलो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, यहाँ लिख देते हैं। ये इसको जो एग्जांपल अभी था यहाँ लिख देता हूँ। कैरिंग अमाउंट सोचो कितना आया था, 100 में से 10 लेस किए और 5 रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किए थे। आर मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किए थे, तो आंसर 85 आया था। और अपना रिकवरेबल अमाउंट कितना आया था, 60 आया था। 60 कैसे आया था, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़ 60 लिए थे, और ये 60 माइनस 6 54 था, तो 54 की 60 एसेट्स कितना से कम हो गया, 25 से। तो 25 को इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे, बरोबर सर। आते हैं, ये वापस लिख दिया हूँ मैं फिर से समझाने के लिए आपको। सुनो अगला पॉइंट नंबर 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, समझा। 5वां पॉइंट लिखो, रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। अभी रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट कैसे करना है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 लिखो। आपको सब चीट बना के मैं दे रहा हूँ, क्या क्या बातें आपको पढ़ना है। अगर मैं एग्जाम में जाऊँगा तो मैं क्या क्या पढ़ के जाऊँगा। रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या लिखो कि नॉर्मली लिखो रिकग्नाइजेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है, रिकग्नाइजेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस जनरली शोन इन पीनल अकाउंट। किधर शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं बेटा। ये जो 25 लाख का लॉस हुआ ना, हम प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, ये मैंने पढ़ाया था AS 10 के अंदर। अगर आपने AS 10 पढ़ा तो अच्छी बात है, समझ जाएगा। नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो सुन लो अभी क्या बता रहा हूँ। ये जो लॉस हुआ ना, एसेट्स को कम किया, तो 25 से अपन पीनल अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन अगर पहले से आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब एसेट्स को बढ़ाया, एक बार एसेट्स को बढ़ा रहे हो और अभी एसेट्स को कम करो तो नेट करो, नेट। तो बोलता है अगर आपने एसेट्स को बहुत पहले रिवैल्यू किया रहेगा तो ये जो लॉस है ना, ये लॉस कितना हुआ अब तुमको 25 लाख का पूरा पीनल अकाउंट में मत लिखना, उसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व में से एडजस्ट कर दो 5, क्योंकि बहुत पहले आपने झूठ मूठ का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था, आज से कुछ साल पहले। वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का एडजस्ट कर दो उस लॉस के साथ, उतना ही एडजस्ट करना जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा है। अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा है, 5, तो 5 आप एडजस्ट कर दो। व्हाट इज द बचा हुआ पैसा, 20, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में राइट ऑफ करो। ये बात समझा, ये मैंने AS 10 में समझाया है, कभी पढ़ो उसको पहले। तो AS 10 में यही बात समझाया कि अगर कभी असेट्स का रिवैल्यूएशन उल्टा हो गया तो पहले जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था वो आप ख़त्म करो, और बाकी फिर पीनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। सर पूरा पीनल अकाउंट में कब जाएगा बेटा, अगर बहुत पहले आपने कोई रिवैल्यूएशन नहीं किया तो पूरा 25 लाख पीनल अकाउंट में जाएगा। लेकिन इसके पहले तुमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया मतलब प्रॉफिट, और अभी आप बोलते लॉस, तो पहले जो प्रॉफिट जितना किए थे उतना आप एडजस्ट कर दो। 5 रिवैल्यूएशन रिजर्व फिट्टूस हो गया, तो बचा कितना, 20, और 20 आप लॉस शो करें पीनल अकाउंट में। समझे, ब्रैकेट में लिख के देता हूँ, लिखो। However, if assets are carried at a revalue figure, अगर आप revalue figure लिए हो, रिवैल्यूएशन किए हो, then first adjust with revaluation,
फर्स्ट एडजस्ट विथ रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप एडजस्ट करें एंड बैलेंस इफ एनी अगर बैलेंस बचता है, बैलेंस इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट फ्रॉम पीनल अकाउंट। बोलो समझा? मैं वही बताया बहुत पहले हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था 5 लाख का, तो 5 लाख एडजस्ट हो गया तो बचा 20 हम पीनल अकाउंट में शो करेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन मेजरमेंट, सर इसका एंट्री क्या पास करना है? जब इम्पेयरमेंट होगा एंट्री पूछेंगे आपसे, तो लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री क्या पास है? पहला एंट्री एसेट्स को कम करना है, एसेट्स होता है डेबिट, उसको कम करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट, तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। अब यही एग्जांपल देख लो डेमो, कितना से एसेट्स कम किया? 25 लाख से, तो लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कितना से? 25 लाख से एसेट्स को कम किया। बोलो पहला एंट्री समझा? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर इम्पेयरमेंट लॉस आप कैसे एडजस्ट किए बताओगे मुझे? 5 आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किए और बचा पीनल से एडजस्ट किए, तो एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 2 इम्पेयरमेंट लॉस को क्रिएट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट ऑफ द लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट कितना? 25 लाख का, रिजर्व में से 5 एडजस्ट किया, बाकी हम पीनल से शो किया। बोलो समझा? तो आपको 2 एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। जब इम्पेयरमेंट आपके साथ होगा एसेट्स का, हर साल करना है सर? हाँ सर, हर साल आपको रिव्यू करते रहना है। तो अब ये 2 एंट्री आप पास करोगे कि एसेट्स को कम करना है, ज़रूरत आ गया है अभी। ठीक है, रूल नंबर 5 समझा। नंबर 6 बेटा अभी ज़रा ध्यान देना, अभी अगर इस पे देखोगे तो एसेट्स का कैरिंग अमाउंट ये था ना, पहला ये आपका कैरिंग अमाउंट था, ये आपका कैरिंग अमाउंट था, ये आपका रिकवरेबल अमाउंट था। जब आपने 85 में से अभी 25 कम किया, देयरफॉर अभी कैरिंग अमाउंट 85 था, उसमें से अभी इम्पेयरमेंट लॉस राइट ऑफ किया, कितना? 25 लेस किया अभी, है ना। यहाँ से हमें यही सीखने को मिला कि कितना राइट ऑफ कर दें, 25 कम करें। तो अभी जो आंसर आएगा 60 आएगा, उसको बोलेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। समझा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो हमें इसमें सीखने लायक ये, सोचो अपना 2 साल हो चुका है, ये तीसरा साल है, तो डेप्रिसिएशन तीसरा साल किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, 60 पे लगाने का। 60 डिवाइड बाय 60 माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय बैलेंस यूजफुल लाइफ। लिखो 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 लिखो। रूल नंबर 6, अगर कैरिंग अमाउंट चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। तो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट, रिवाइज डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट। तो क्या बोलोगे इसको? क्या बोले इस प्यार को क्या नाम दोगे? इसको बोलेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया, डिवाइड बाय इसका लाइफ कितना? बैलेंस यूजफुल लाइफ कितना? बैलेंस यूजफुल लाइफ। बोलो समझा? इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। और स्क्रैप अगर रहेगा तो लेस कर देना, स्क्रैप दिया रहता है ना कभी कभी, जैसा फॉर्मूला रहता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड लाइफ ऑफ द एसेट, वही लिखने का। लेकिन कॉस्ट क्या लोगे? रिवाइज कैरिंग अमाउंट लोगे। एग्जाम्पल करेंगे, अभी थोड़ा सब्र करें। रिवाइज कैसे निकलेगा? दैट कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिलेगा। रिवाइज कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय बैलेंस लाइफ। जैसे एसेट्स का लाइफ 5 साल है, 2 साल हो चुका, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे कि अभी अपना यहाँ से सीधा सीधा सोचे, प्रोस्पेक्टिव सोचने का। यहाँ से और कितना लाइफ है इसका? तो 3 साल और। फिर से समझाऊँ, सोचा एसेट्स का लाइफ 5 साल था, 2 साल ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो अब कितना बचा है? और 3 साल ही बचा है, तो दैट 60 डिवाइड बाय 3, 60 डिवाइड बाय 3 डेप्रिसिएशन मिलेगा अभी से। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये जो इम्पेयरमेंट है कब कब करना है? अमावस्या को करना है कि पितरपा को करना है? कब करना है? क्या दिवाली में करना है? नहीं, ये आपको हर साल करना है। ये असेसमेंट आपको हर साल चेक करना है, कहीं अपना एसेट कमज़ोर तो नहीं हो गया। तो लिखो रूल नंबर 7,
असेसमेंट, असेसमेंट आंसर लिखो। इंटरप्राइजेस शुड असेस, इंटरप्राइजेस should assess, enterprises should assess at each balance sheet, at each balance sheet, हर balance sheet में, each balance sheet date, whether there is any indication, कोई indication है क्या, कोई ऐसा नज़र आ रहा है इंडिकेशन दैट एसेट इज, कोई सबूत वगैरह मिला क्या तुमको, दैट एसेट मे बी इम्पेयर्ड, मे बी इम्पेयर्ड। अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा एसेट कमज़ोर हो गया है तो आपको AS अप्लाई करना है। कौन सा AS भैया जी, AS 28 अप्लाई करना है। मैं तो अपना बेस्ट समझा रहा हूँ कि AS 28 कब अप्लाई करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड मैंने बोला था, कभी कभी वैल्यू न्यूज़ नहीं होगा, नहीं दिया होगा, तो एसेट्स का फिर रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो बोलता है फिर CGU के थ्रू निकालना है, कैश जनरेटिंग यूनिट। अब व्हाट इज़ कैश जनरेटिंग अभी समझाता हूँ इस पॉइंट में। तो ये इरेज कर दूँ। पॉइंट नंबर 5 मेजरमेंट बताएं कि जो भी लॉस होगा P&L में डालेंगे, लेकिन पहले अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्ट करो, बाद में P&L से एडजस्ट करो। एंट्री ये मारना है, डेप्रिसिएशन रिवैल्यू फिगर पे लगेगा, और ये असेसमेंट आपको हर साल करना है। तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, पहले मैं समझा दूं क्या है, फिर मैं समझाता हूं। देखो रूल नंबर 8 क्या बोलता है, जब जब वैल्यू न्यूज़ नहीं मिलेगा, वैल्यू न्यूज़ इज नॉट अवेलेबल, तब आप CGU के थ्रू पता लगाएंगे। व्हेन वैल्यू न्यूज़ इज नॉट अवेलेबल then recoverable cannot be determined, then impairment of the assets can be done as per CGU। सर समझाओ ना, एग्जांपल सुनो। हमारे पास मशीन है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 1 जो भी बनाते हैं, प्रोस कॉस्टिंग पढ़े हो, ये उसको बना के देते हैं, ये उसको बना के देते हैं, तब जाके फिनिश गुड बनता है। मतलब तीनों जन जब बनाते हैं गुड्स, तब जाके फिनिश गुड बनता है। फिनिश गुड का नाम है, सोचो A, फिनिश गुड A बनाते हैं। मतलब हमारे पास 3 मशीन है, एक मशीन में इनपुट डालेंगे, इसका आउटपुट नेक्स्ट मशीन में आएगा, फिर तो ये तीनों मशीन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन तीनों जन एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। हम बना के उसको देते हैं, वो बना के उसको देता है, तब जाके फिनिश गुड बनता है। अब हमें पता चला कि मशीन नंबर 1 है ना, उसका वैल्यू इन यूज़ नहीं निकाल सकते हैं, नहीं है हमारे पास, क्योंकि हर मशीन का अलग अलग करना है। अगर हमें पता चला मशीन नंबर 1 कितना हमें भविष्य में कमा के देता है, ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि वो थोड़ा सा काम करता है, बचा हुआ काम मशीन नंबर 2 करता है, फिर उसका मशीन नंबर 3 करता है। तो मशीन नंबर 1 हमें कितना कमा के दे सकता है हमें मालूम नहीं है, यही हम बोल रहे हैं। अगर उसका वैल्यू इन यूज़ मालूम नहीं है, वो मशीन हमें कितना कमा के देता है एक मशीन, तो बोलता है ऐसा केस में आप ओवरऑल पूरा निकालेंगे, सबका निकालेंगे। ये एक यूनिट है, इसी ये पूरा को बोलते हैं CGU। तो बोलता है अगर अलग नहीं पता, इस इंडिविजुअल नहीं पता लगता है, तो पूरा CGU का पता लगाएंगे। CGU का मतलब होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। ये पूरा एक यूनिट है बेटा, ये पूरा एक यूनिट है, तो पूरा यूनिट का पता लगाएंगे। फिर पूरा यूनिट कैसे पता लगाएंगे, अभी अपन इंडिविजुअली एसेट्स का कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिखेंगे, तीनों एसेट्स का, भैया पूरा फुल एक यूनिट है, पूरा ये अक्खा एक साथ है, यूनिट है, तो पूरा एसेट्स का कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, पूरा एसेट्स का नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू न्यूज़ निकालेंगे। इन दोनों में जो हायर रहेगा वो रिकवरेबल अमाउंट रहेगा, वो रिकवरेबल अमाउंट रहेगा पूरा यूनिट का, CGU का। सर एग्जांपल सोचो ना, 3 मशीन है, अलग अलग नहीं मिल रहा है इनका, तो पूरा तीनों का प्लस करके निकालने का, तीनों मशीन का पूरा कंपनी का पूरा एक साथ निकाले, वो एक यूनिट का निकाले पूरा अक्खा, सिंगल नहीं गिनने का।
तो बोलता है जब वैल्यू इन यूज नहीं मिलेगा इंडिविजुअली तो पूरा एक यूनिट का निकालने का, सबका मिला के सब लोग एक साथ का कैरिंग अमाउंट कितना है, सबका एक साथ कैरिंग अमाउंट कितना है, सबका एक साथ रिकवरेबल अमाउंट कितना है, फिर कंपेयर करें। और अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस है सीजीयू में, और अगर सीजीयू में इम्पेयरमेंट लॉस है तब आप यहाँ पर भी इम्पेयरमेंट लॉस करोगे। सर अगर सीजीयू में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं मिला और इधर इम्पेयरमेंट लॉस दिख रहा है मुझे नेट सेलिंग प्राइस के बेस पे, तो बोलता है फिर नहीं करने का। मैं लिख के देता हूँ बाद में क्या बोला अभी, पहला ये समझा व्हाट इज सीजीयू, लिख लो। रूल नंबर 8, समटाइम कभी कभी समटाइम रिकवरेबल अमाउंट, ये वाला रिकवरेबल मतलब यहाँ पे वैल्यू इन यूज, और सम टाइम वैल्यू इन यूज, सीधा सीधा लिख रहा हूँ कट टू कट, समटाइम्स वैल्यू इन यूज ऑफ इंडिविजुअल assets cannot be determined। समझ में आ रहा है? Sometimes value in use, VIU, value in use of individual assets cannot be determined as that assets cannot generate इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। इंडिपेंडेंट क्या, वो अकेला नहीं कमा सकता है, वो मिल के कमाता है सबके साथ, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं है उसका। सो इम्पेयरमेंट ऑफ सच एसेट्स इज डन एज पर कैश जनरेटिंग यूनिट। एक यूनिट है कैश जनरेटिंग यूनिट, जिसको CGU बोलते हैं, CGU बोलो, समझा? अगर आप इंडिविजुअली नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो कितना कमा के दे सकता है तो ओवरऑल सबका मिला के निकालेंगे, इसी को बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। फिर और बात, ये बात रेड पेन से लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ नोट, कुछ बातें नोट दे रहा हूँ, नोट। उसके बाद क्या बातें ध्यान देने का, ऐसा CGU का मतलब भी लिख लो, लिखा नहीं मैंने। CGU क्या होता है? CGU इज ए स्मॉल ग्रुप, ये ग्रुप होता है ऑफ एसेट्स, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। जैसा 3 दोस्त लोग हैं, डेली बहुत अच्छा दोस्ती है, कॉलेज में साथ में आते हैं, दांत निकालते मस्ती करते हैं, लेकिन एक दिन ना 2 दोस्त नहीं आए, अरे बेचारा अकेला है। अब बेचारा अकेला कैसे हंसेगा, घूमे फिरेगा, तो बोर हो रहा था। वही है, तीनों मिलते हैं तो एक कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाता है, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन यार अकेला रहेगा तो फिर नहीं मज़ा आएगा। तो वही है, यहाँ तीनों का मिला के निकल जाता है कैश जनरेटिंग यूनिट। स्मॉल ग्रुप ऑफ एसेट होता है जो इंडिपेंडेंट कैश कमा सकता है, क्योंकि ये बनाएंगे तो ही तो फिर इसको बना के बेचेंगे। अभी नोट लिखो रेड पेन से, नोट, कुछ बातें बता रहा हूँ, नोट लिख लो, ये ड्राइंग बना लेना। नोट किसका सर? लिखो, बता रहे हैं, नोट लिखो। इफ कैश जनरेटिंग यूनिट इज इम्पेयर्ड, अगर पता चला ओवरऑल यूनिट इम्पेयर्ड हो रहा है, इज इम्पेयर्ड, देन अगर ओवरऑल यूनिट्स इम्पेयर्ड हो रहा है, इम्पेयर्ड मतलब कमजोर हो गया, देन इंडिविजुअल एसेट्स इज ऑल्सो इम्पेयर्ड। अगर टोटल इम्पेयर्ड हुआ है तो इंडिविजुअल एसेट्स को भी इम्पेयर करेंगे, कम करेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा, इफ कैश जनरेटिंग यूनिट इज नॉट इम्पेयर्ड,
हमें पता लगा है कि वहाँ इम्पेयर्ड नहीं है, मतलब हो सकता है उसका रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आया कैरिंग अमाउंट से। इफ़ CGU ओवरऑल यूनिट का इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है, समझा, नॉट इम्पेयर, लेकिन इंडिविजुअल एसेट्स में इम्पेयर हुआ है एंड but asset individual asset is impaired, individual assets impair हुआ है, वो कमज़ोर हुआ है, then इग्नोर करना है, क्या करना है, then ignore the impairment। बोलो समझा क्या बोला मैंने? अगर ओवरऑल में इम्पेयरमेंट है तो इंडिविजुअल में भी इम्पेयरमेंट करेंगे, अगर ओवरऑल में इम्पेयरमेंट नहीं है और इधर इम्पेयरमेंट है तो इग्नोर किया जाएगा इंडिविजुअल एसेट्स का इम्पेयरमेंट। आएगा क्वेश्चन, रेडी रहना, नोट लिख लो। तू गिरेगा ना, तू भी गिरेगा, अगर तू नहीं गिरा तो तू चिंता मत कर, मैं सपोर्ट है। ओवरऑल गिरने ही गिर रहा है ना, इंडिविजुअल गिरेगा चलेगा, तो उसमें कुछ करने का नहीं, वो टेक केयर कर लेगा ओवरऑल। लॉजिक यहाँ तक लिखे हैं। अब हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा जी, वो क्वेश्चन खोले आप। अच्छा सुनो, कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसके बाद कुछ थ्योरी है, वो आपने क्यों नहीं कराया, वो गुडविल वगैरह है, क्योंकि बेटा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ट्रस्ट में विश्वास रखो, दुनिया विश्वास पे चलता है। क्योंकि मैं लॉजिक बताता हूँ क्या किया लोग ने, स्टडी मैट में 8 थ्योरी दिया है और प्रैक्टिकल एक भी नहीं दिया उससे संबंधित, तो बेटा वो ऐसा चीज़ ऐसे नहीं पूछती, क्योंकि वो लोग खुद कंफ्यूज है कि इसका क्वेश्चन क्या बना है। तो बेटा आपसे क्यों पूछेंगे, आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसके बाद का जो थ्योरी दिया है ना बकवास, वो ना पढ़ने का आप अच्छे से चैप्टर ही छोड़ दोगे, ये ऐसे ही छोड़ दोगे, तो मैं नहीं चाहता बेटा आप छोड़े, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वही आने वाला है। तो वो जो उसके बाद वाला मत देखो आप, बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल नहीं तो फिर इंग्लिश कैसे समझेगा, बताओ मेरे को, इंग्लिश नहीं समझेगा आपको, तो मैं ट्रस्ट करो वो नहीं करना। उसके बाद इतना ही करो, ख़त्म हो गया। आगे गुडविल वगैरह लिखा है पेज नंबर समथिंग पे, गुडविल वगैरह ब्ला ब्ला इम्पेयरमेंट, ज़रूरत नहीं वो सब देखने का। ओके, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आता हूँ, मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जो स्टडी मैट में है। स्टडी मैट सामने रखे बेटा, स्टडी मैट सामने रखे, और स्टार्टिंग का 2 एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ इसे नाम के लिए, ऐसी चिंटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नाम के लिए पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 223 खोलो, सर्च करो, 5.223 है, 223, या एक काम करो, ये एस खोलो ना, AS28, उसमें एग्जाम्पल सर्च करो, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सर्च करो। एक एग्जाम्पल है, टाइम पास कर रहा हूँ। एक माइनिंग इंटरप्राइजेस है ओन ए प्राइवेट रेलवे, एक माइनिंग इंटरप्राइजेस है, खदान है इनका, इनके पास प्राइवेट रेलवे ट्रेन है, पटरी बिछा के रखा है, खुद का ट्रेन है, टू सपोर्ट द माइनिंग एक्टिविटी, मतलब वो कोयला निकाल के इसी ट्रेन से, पर्सनल ट्रेन से लेके आते जाते हैं, बीबी को नहीं घुमाते, कोयला लेके आते जाते हैं। द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली अ स्क्रैप and the private railway does not generate cash inflow from continuous use। अंडरलाइन मानना, ये प्राइवेट रेलवे है ना, ये एक आपका एसेट है, ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैश जनरेट नहीं कर पाता है, डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो, डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो। अगर कोई कैश इनफ्लो नहीं कर पाता है, अगर कोई कैश इनफ्लो नहीं कर पाता है तो उसका इंडिविजुअली नहीं निकालने का इम्पेयरमेंट, फिर ओवरऑल का निकाल, पूरा माइन का निकालना पड़ेगा, कैश जनरेटिंग यूनिट का निकालना पड़ेगा। तो नीचे पैराग्राफ में आंसर पर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ द प्राइवेट रेलवे कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इज प्रोबेबल डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप वैल्यू, देयरफॉर द एंटरप्राइजेस एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट बाय CGU। अभी शॉर्टकट दिया ना बेटा, अगर आप वैल्यू न्यूज़ अगर किसी का नहीं मिलता है ना, इंडिपेंडेंट एसेट्स का, या एसेट्स क्या है रेलवे, लेकिन उसका वैल्यू न्यूज़ नहीं है, तो बोलता है भाड़ में गया। फिर ओवरऑल का निकालो, उसके अंदर खदान भी आ जाएंगे, खदान भी आपका एसेट है, वो और रेलवे सब मिला के आप उसका CGU निकालो, CGU के बेस पर डिसाइड किया जाएगा रेलवे का इम्पेयरमेंट करे क्या ना करें। समझा? आंसर मिला, कैश जनरेटिंग यूनिट आंसर है। सेकेंड केस पढ़ो, एक बस कंपनी है, ए बस कंपनी प्रोवाइड सर्विस अंडर कंस्ट्रक्शन म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी ने क्या बोला,
आपका एरिया म्यूनसिपैलिटी होता है ना कि ना ये जो बस कंपनी है, ये जो बस कंपनी है 5 जगह सर्विस देगी, 1 2 3 4 5 जगह आप सर्विस दोगे, मिनिमम सर्विस दोगे, मिनिमम 5 जगह आप सर्विस दोगे, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बस कंपनी को क्या प्रॉब्लम आया, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, एक रूट में ना लॉस हो रहा है दबा के उनको, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो उसमें लॉस हो रहा है। तो क्या ये लोग उसको बंद कर सकते हैं? तब इसके ऊपर क्वेश्चन जरा पढ़ो। ये बस कंपनी प्रोवाइड सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूनसिपैलिटी दैट रिक्वायर ए मिनिमम सर्विस ऑफ 5 सेपरेट मिनिमम सर्विस अंडर, मैंने कम से कम 5 जगह सर्विस देना पड़ेगा आपको। asset devote to each route and the cash flow from each routes can be identified separately, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। वन ऑफ द रूट ऑपरेट इन ए सिग्निफिकेंट लॉस, एक रूट में लॉस हो रहा है, ओके। सिंस द एंटरप्राइज डजंट ऑप्शन टू कर्टल, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करे तो म्यूनसिपैलिटी ने क्या बोला था, 5 का 5 चलाने का है, तो अगर बंद कर दूंगा तो उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो वो लोग ने शर्त रखा 5 चलाना है आपको, बंद नहीं कर सकते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ आइडेंटिफाइबल कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूस यूज ऑफ द लार्जली इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो फ्रॉम द अदर एसेट ग्रुप ऑफ एसेट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम द 5 रूट टुगेदर। द सीजीयू यूनिट ऑफ ईच रूट इज द बस कंपनी एज होल। इफ द एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, इफ द, पढ़ो पुत्र, ये देखो ये अंडरलाइन माना, कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ ईच रूट इज द बस कंपनी एज ए होल, क्योंकि इंडिविजुअली आप नहीं पता लगा पा रहे हो, तो पूरा ओवरऑल का कैश जनरेटिंग यूनिट पता लगाएंगे। मिला? मिला वो आंसर? ऐसा क्वेश्चन आएगा सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे इतना बेवकूफ़ नहीं कि ऐसा टाइम पास क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसका बस का समझा? सेकेंड पैराग्राफ में आंसर लिखा है, कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ ईच बस इज द बस, इसका हर एक का सीजीयू कैसे निकालेंगे? सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट, ये जो वैल्यू इन यूज है, तो बोलते हैं ओवरऑल बस का पूरा निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करना है मैं अभी समझाता हूँ। ये सब एग्जाम्पल मत करने जो गुडविल का है, हाँ, गुडविल वगैरह दिया ना, बकवास है, पढ़ोगे फालतू का चैप्टर ही छोड़ दोगे, नहीं आता है। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना। इलिस्ट्रेशन पेज खोलो, इलिस्ट्रेशन, एर्गो लिखा रहेगा, एर्गो इंडस्ट्री सर्च करो, इलिस्ट्रेशन खोलो ना जल्दी जल्दी। सर और एक थ्योरी बचा है बेटा, और एक थ्योरी बचा है, पहला वो ये तो मैं बीच में ये पढ़ रहा था, और एक थ्योरी ऐड करो। कल अगर रिवर्सल हुआ तो ये कितना 8 हो गया ना, 9 रूल मैं लिख के दिया, वो सब याद रखो, 9 लिखो और एक एरेस कर दूँ। इसमें मैं समझा था व्हाट इज सीजीयू, ठीक है, एरेस कर देता हूँ। नंबर 9, रूल नंबर 9, ये 9 रूल आप याद रखो। चैलेंज है बेटा, आप इम्पेयरमेंट गारंटी सॉल्व करोगे, इम्पेयरमेंट गारंटी सॉल्व करोगे। इसके बाद जो डाउट है तो मुझे मैसेज करना। लिखो, रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस, कभी कभी हम रिवर्स करेंगे। रूल नंबर 9, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अभी हम इम्पेयरमेंट लॉस क्रिएट किए थे, जरूरत पड़ा तो कभी कभी हम रिवर्स भी करेंगे। जब भी इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करोगे तो आंसर लिखो, जनरली एडजस्ट कहाँ करते हैं, इन पीनल में ही करते हैं हम लोग। किधर करेंगे, क्योंकि अभी पीनल को डेबिट किए थे ना बहुत पहले, तो पीनल को क्रेडिट कर देंगे। सुने, प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट कर देंगे। लेकिन शर्त वही रहेगा, बहुत पहले आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया रहेगा, है ना। तो बेटा फिर बोलता है ऐसा केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व का हेल्प लिया रहेगा, तो पहले आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करें, बचा हुआ पैसा आप पीनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया होगा तो आ जाओ, लिखो हाउएवर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हाउएवर
इफ asset is carried at a revalued figure, हाँ क्या revalue figure, then first adjust in revaluation reserve, revaluation reserve में adjust करना है, and balance adjust in a penal account. ठीक है सर, एंट्री क्या आएगा, लिख लो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री नंबर 1, यहाँ एसेट्स को बढ़ाना है तो एसेट्स को बढ़ाना है तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल बोल देना, ठीक है। फिर बाद में उसको अपन ट्रांसफर करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल अकाउंट डेबिट टू और रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे और बाकी अपन प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोलो समझा, रिवर्सल वाला है, रिवर्सल अगर रिवर्सल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर लंबा नहीं हुआ ना, हाँ कुछ तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम कवर करेंगे, स्टडी मैट का एक भी छोड़ना नहीं क्वेश्चन, जो छोड़ेंगे वही आएगा। तो इलिस्ट्रेशन और लास्ट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, अच्छे से करके जाना। सो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। आर्गो इंडस्ट्रीज में इरेज कर दूँ ये साइड का, मैं यहीं सॉल्व करूँगा, ये सब रखूँगा, इरेज नहीं करूँगा ताकि आपको समझे वो क्वेश्चन सामने सामने रहे। ये एग्जाम्पल हटा देता हूँ क्योंकि बस थेरी बस काम का वो आप देख लो। ये रखता हूँ मैं, ये इरेज नहीं करता क्योंकि इसी के बेस पे तो पूरा सॉल्व होगा फिर से आपके सामने देखने के लिए। सुनो, आर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कैश इनफ्लो रिलेटेड टू द पीपीई। स्टडी मैट में सर्च करें, स्टडी मैट में बेटा, न्यू स्टडी मैट 31 दिसंबर 2000, इसको 21 पकड़ेंगे हम लोग। ICAR देगी तो एग्जाम में तो अच्छा ही लिख के देगी 2021, या X1 लिखा है ना, इसको 21 पकड़ेंगे अपन। डिस्काउंटिंग रेट 15%। व्हाट इज डिस्काउंटिंग रेट? महंगाई क्या रेट से बढ़ रहा है, तो 15% महंगाई रेट है। ईयर अभी भविष्य का दिया है 22, 23, 24, 25, 26। कैश इनफ्लो दिया है। रेसिडल वैल्यू मतलब 2026 में जब हम इस मशीन को बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 1000 लाख मिलेगा। हमने प्रॉपर्टी कब खरीदा था? 11/2000 XX लिखा है। एक्सेस मतलब X0 भी नहीं लिखा है, मतलब इसको पकड़ लो 2019 में 40,000 खरीदा, तो मतलब ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ पहले एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है 1/1/2019 में आपने 40,000 खरीदा था, फिर इसका एक ईयर एंडिंग आएगा 31 दिसंबर 2019 पहला साल, सेकेंड ईयर आएगा 31 दिसंबर 2020 और दूसरा हम यहाँ पर है 31 दिसंबर 2021। समझ में आ रहा है? हमने इधर पे बेटा, हम यहाँ पर है 21, X1 लिखा है ना तो 21, एक 0 आना चाहिए बाद में, XX लिखा है, समझा करो। तो 3 साल हो चुका है इस एसेट्स को, 3 साल हो चुका है, तो 31 दिसंबर 2021 का हम बात किया जा रहा है। तो एक हमारा एक पहला साल हो गया है, ये सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, 3 साल हो चुका है, 3 साल हमारा लाइफ में हो चुका है, गुजर चुका है। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, IMP लिखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगी ICAR पक्का। क्यों मालूम है? और उनको स्टेप बाय स्टेप 0 देने में मजा आता है। तो देखो इसके अंदर कितना क्वेश्चन पूछा है, 3, 3, 6। तो ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, हाफ मार्क्स से 1-1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। तो सुनो, पहला सवाल पहले पूरा पढ़ लूँ। एसेट खरीदा था 40,000 लाख का, लाखों में, यूजफुल लाइफ 8 साल है, नेट सेलिंग प्राइस देखो 2021 में, आज हम इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 20,000 रुपये मिलेगा। आपको ये 6 सवाल का जवाब देना है। पहला है कैरिंग अमाउंट बताओ 2021 का। तो आ जाओ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पॉइंट नंबर A का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 मिला। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन का है, सुन रहे हो? इलिस्ट्रेशन का, इलिस्ट्रेशन का। तो क्वेश्चन नंबर A क्या पूछा है बेटा? वो लोग ने कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा बताओ? वो ओरिजिनल कॉस्ट क्या उस एसेट्स का? ओरिजिनल कॉस्ट उस एसेट का 40,000 लाख है, लेस डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बताओ कितना साल गुजर चुका है? 1, 2, 3 साल लेस हो चुका है, तो 3 साल का लाइफ इसका दिया है 8 साल। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 40,000 माइनस 40,000 इंटू 3 साल गुजर चुका है 8 साल में,
सुने, तो 40,000 इंटू 3/8, 15,000 लेस कर देंगे तो 40,000 माइनस 15,000, 25,000। ये 15,000 इज द डेप्रीशन, हम डेप्रीशन निकाल रहे हैं, सॉरी पहला ओनली डेप्रीशन निकाल रहे हैं। अरे वो स्क्रैप नहीं लेस किया, स्क्रैप भी दिया क्या? हाँ स्क्रैप दिया था ना, रुक जाओ, स्क्रैप दिया है, टाइम प्लीज। तो डेप्रीशन निकालने का फॉर्मूला कैसा रहेगा? कॉस्ट 40,000 माइनस स्क्रैप 1,000 इंटू कितना साल गुजर चुका, 3 साल गुजर चुका, तो 3 बाई लाइफ कितना है इसका, चेक कर लो, लाइफ है इसका 8 साल। ऐसा करोगे तो 3 साल का डेप्रीशन मिलेगा तुमको। लो कैलसी लो, 40,000 माइनस 1,000 इंटू 3/8, आंसर आएगा 14,625 लैक्स। ये क्या है सर? 3 साल का डेप्रीसिएशन है, लेस कर दो तो कैरिंग अमाउंट मिलेगा। सुने, कैरिंग अमाउंट कभी का मिलेगा? 31 दिसंबर 2021 का। कितना मिलेगा? 40,000 माइनस 14,625, 25,375 लैक्स। बोलो पहला क्वेश्चन कहाँ समझा? कैरिंग अमाउंट मतलब डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद वो एसेट्स का भी कीमत कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में। ओके नेक्स्ट आते हैं सेकंड। दूसरा सवाल पूछा है वैल्यू इन यूज़ कैसे निकालोगे? वैल्यू इन यूज़ कैसे निकालेंगे? वैल्यू इन यूज़ याद करो, डिस्काउंटिंग करेंगे। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देते हैं वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ अब वो कैसे निकालने का? ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, P/V प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ मुझे ईयर बता दो, तो ईयर लिखेंगे हम लोग 2022, क्योंकि हम 2021 में 2022 का प्रेडिक्शन 22, 23, 24, 25 और 26। 22 में कैश इनफ्लो कितना आएगा? 4,000 लाख, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000 और सुनो 23, 24, 25, 26। 26 का 4,000, लेकिन 26 में और एक बार पैसा आने वाला है, स्क्रैप भी आने वाला है, रेसिडल वैल्यू जिसको बोलते हैं। रेसिडल वैल्यू वो कितना मिलेगा? 1,000। तो 1,000 क्या है? रेसिडल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप रेसिडल वैल्यू। अब सर इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया तो क्या करने का? डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट दिया था ना तुमको, डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट कितना परसेंट दिया था? 15%। अगर नहीं दिया तो शॉर्टकट कैल्सी में निकालना। कैसे? कैल्सी में ऐसा लिखने का, 15 बोलेगा ना तो 1/1 पॉइंट लिखो हमेशा, 1/1 पॉइंट हमेशा लिखो। 15 बोले तो इसके नीचे 15 लिख देना। सर 12% रहेगा तो 1/1 पॉइंट लिखो और 12 लिख दो। फिर इसका इक्वल टू बटन दबाओ, लो कैल्सी लो, 1/1.15 लिखा, इक्वल टू बटन दबाओ, देखो ऐसा आंसर आएगा। तो आपने डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट तक लिखो, 3 डिजिट तक लिखो, 0.8669.5 है ना, तो 0.870 बोलो, समझा? चौथा डिजिट को राउंड ऑफ कर दो। अब वापस और कुछ बटन मत दबाओ, फिर से इक्वल टू बटन दबाओ, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा, महंगाई मिलेगा, तो आंसर आता है 0.756। चेक करो, वापस इक्वल टू बटन दबाओ, 0.658, वापस इक्वल टू बटन दबाओ, मजा आ रहा है, 0.572, वापस इक्वल टू बटन दबाओ, 0.497 और सुनो इक्वल टू मत दबाओ क्योंकि 26 ही लिखा है तो यही रहेगा सेम 0.497। मतलब 2026 में 2 पेमेंट मिलेगा हमें, एक तो मशीन कमा के देगा, दूसरा मशीन को आखिरी बार बेच देंगे, इसीलिए 26 को 2 बार लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, भविष्य मिल रहा है, भविष्य को आज में कन्वर्ट करो तो 4,000 इंटू 0.870, 3480, 6,000 into 0.756, 4536, 6,000 into 0.658, 3948, 8,000 into 0.72, 4376, 4,000 into 0.497, 1988, 1,000 into 0.497, 497। सबको प्लस कर लो बेटा, 3480 प्लस 4536 प्लस 3948 प्लस 4376 प्लस 1988 प्लस 497, आंसर आता है 18825। इसी को बोलते हैं वैल्यू इन यूज़। मिला, वैल्यू इन यूज़ निकल गया, हमारा अलग आया।
कुछ गलत नंबर लिखे क्या हमने, रुको चेक करने दो। 344536394845 आया क्या? ओके 45 आ रहा है इधर, हमसे कुछ गलती हुआ क्या? 8000 इंटू 0.572। हाँ ठीक है, मेरे से गलती हुआ था। 1988 और 497 आंसर आता है बेटा 19, आंसर आता है 19025। बोलो समझे? सेकंड क्वेश्चन का समझा? वैल्यू इन यूज का मतलब ये निकाला हमने, ये वाला निकाला। अब तीसरा क्या पूछा? रिकवरेबल अमाउंट। बेटा रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? हाई विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हायर। तो पॉइंट नंबर सी, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा? हायर निकालना। हायर किसका निकालने का? नेट सेलिंग प्राइस का, नेट सेलिंग प्राइस का, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज तो अभी निकाले 19025। नेट सेलिंग प्राइस, अगर इस मशीन को बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा बेटा? 20,000 रुपये मिलेगा, बोला है क्वेश्चन में 20,000 रुपये मिलेगा। तो बोलो इन दोनों में से हायर कौन है? 20,000। तो रिकवरेबल अमाउंट रहेगा 20,000। बोलो समझा? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर रिकवरेबल अमाउंट इज 20,000। ओके, अब क्या बोलता है? इम्पेयरमेंट लॉस बताओ 2021 में कितना शो करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस 2021 में, ये साल में अभी कितना इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे? तो आ जाओ आंसर। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? डी। हम किससे कंपेयर करते हैं मालूम है ना? अपना कैरिंग अमाउंट क्या है बताओ? कैरिंग अमाउंट कितना है 31 दिसंबर 2021 का? 31 दिसंबर 2021 का कैरिंग अमाउंट है 25,375। लेकिन हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट हमारा 20,000 ही है। तो व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस, रिकवरेबल अमाउंट 20,000 ही है। तो व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? द डिफरेंस 5,375 इज द इम्पेयरमेंट लॉस। बोलो समझा? समझ में आया बेटा? व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो डिफरेंस इज द इम्पेयरमेंट लॉस। अगला सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट? पॉइंट नंबर ई का आंसर दे रहा हूं। बता मुझे कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट एक है बाजू में, कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2021 का 25,375 था। लेकिन हमने अभी वो AS28 अप्लाई किया, इम्पेयरमेंट लॉस अप्लाई किया। कितना से एसेट कम करना है? 5,375 से। तो एसेट्स का भी जो अमाउंट आएगा 20,000। कैरिंग अमाउंट इसको बोलेंगे रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। बोलो समझा? कभी का? एक अगला दिन का 1 अप्रैल 2021 का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। समझा कैसे निकाले? यस सर। बोलता है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? ये डेट मत लिखो, चलेगा। रिवाइज कैरिंग अमाउंट उसी दिन का है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? पॉइंट नंबर एफ। डेप्रिसिएशन कॉमन है बेटा, 25 पे 25,375 पे लगेगा, 20 पे लगेगा। आंसर 20 पे लगेगा क्योंकि अभी चेंज हो गया ना। तो जो चेंज हुआ ना यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने का ज़िंदगी में, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आ जाओ, अभी मुझे बताओ, इस एसेट का लाइफ 8 साल था, 3 साल हो चुका था और उसका लाइफ बचा है 5 साल। तो आओ, डेप्रिसिएशन कभी का पूछ रहा है? 2022 का, 21-22 का। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 2022 का 22 का कितना आएगा डेप्रिसिएशन? क्योंकि ईयरली वाइज है ना, 2022 का डेप्रिसिएशन पूछता है। तो अभी वही फॉर्मूला, रिवाइज कैरिंग अमाउंट माइनस उसका स्क्रैप दिया था ना 1,000 रुपया, डिवाइड बाय इसका बैलेंस यूजफुल लाइफ बचा है 5। तो डेप्रिसिएशन आएगा 2022 का 20,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 5। आंसर आता है 3,800 लाख। 3,800 लाख इज द डेप्रिसिएशन ऑफ 2022, 23, 24, 25। बोलो समझा? एज्यूम करता मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ में आई, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो समझा क्या क्या किया हमने? पहला हमने कैरिंग अमाउंट निकाला, फिर उसका वैल्यू न्यूज़ निकाला, रिकवर विच एवर इज हायर, इम्पेयरमेंट लॉस, और बोलता रिवर्स कैरिंग अमाउंट ये आएगा, फिर डेप्रिसिएशन भविष्य का ये रहेगा। ओके, मस्त क्वेश्चन था। IMP लिखा, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। अभी देखो 2 करना है, 3 करना है, 4 बाद में प्रैक्टिस में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 क्वेश्चन है, ठीक है। उसको एक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इतना समझा, इस वीडियो में समझा, इसको एंड करके नेक्स्ट वाला वापस यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ AS28। अब AS28 का हम बचा कुचा वापस प्रॉब्लम करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने पेंडिंग छोड़ा था। मैं बीच में ब्रेक दिया था आपको, वापस रिकॉल कर दूँ। AS28 कब अप्लाई करने का, एक होता है कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन, उसको कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, उसको रिकवरेबल अमाउंट मानने का। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, देखो नीचे है ना, कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। और बातें क्या ध्यान देने का, अगर नेट सेलिंग प्राइस अगर नहीं दिया रहेगा तो वैल्यू इन यूज ही रेसिडल ये रिकवरेबल अमाउंट माना जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो बाहर निकलो, ओवरऑल कंपनी का ओवरऑल कैश जनरेटिंग यूनिट्स का आप ऐसा ट्राई करेंगे फिर से। इंडिविजुअली असेट्स का ऐसा नहीं करेंगे, जैसे 3 असेट है, अभी अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अगर वैल्यू न्यूज अलग अलग नहीं मिल रहा है तो ओवरऑल तीनों का मिला के तीनों कैरिंग अमाउंट, तीनों का रिकवरी अमाउंट निकालेंगे। उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल असेट्स का, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। इलिस्ट्रेशन का बेटा क्वेश्चन नंबर 2। एक्स लिमिटेड हैविंग ए प्लांट मतलब असेट्स, कैरिंग अमाउंट इज 100 लाख, कैरिंग अमाउंट रेडीमेड दे दिया है। लाइफ इसका बैलेंस लाइफ 5 साल है। रेसिडल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर इज 5 लाख, रेसिडल वैल्यू भी दिया है। फ्यूचर कैश इनफ्लो दिया है। सर आपको हमसे क्या चाहिए, कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज 10 पर ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ द सेलिंग प्राइस इज 60 लैक्स। रिकवरेबल अमाउंट निकालना लास्ट में, तो ठीक है। तो पहले वैल्यू इन यूज निकाल लेते हैं। वैल्यू इन यूज तो क्या हेडिंग लिखोगे, क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर दे रहे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकालने का, ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ईयर क्या दिया है, 2022, 2023, 2024, 25, 26। 26 को 2 बार लिखो। कैश इनफ्लो कितना दिया, लाखों में दिया, लैक्स में है। 50, 30, 20 और उसका स्क्रैप वैल्यू आज से 5 साल के बाद मिलेगा 5 लाख। मिला क्या स्क्रैप वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, कैलसी में कैसे लिखोगे, 1/1.10। सुन रहे हैं, 1/1.10 फिर 1 किया, बाद में इक्वल टू बटन दबाते जाना, आंसर आएगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.620। 2 बार लिखेंगे, सुन रहे बेटा, 2 बार। इंटू करो 50 इंटू दिस नंबर, आंसर आएगा। ये भी लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू 45.45, 24.78 चेक कर लो, 22.53, 13.66, 12.40 और ये जो 5 इंटू करोगे ना, 5 इंटू 0.620, 5 इंटू 0.620, ऊपर नीचे हो गया था, हाँ मिला सर। हाँ, इसको इससे इंटू करो, तो इसको इंटू करोगे तो आंसर आएगा 3.10। सब प्लस करो, वैल्यू इन यूज मिलेगा 121.92। बोलो समझा, वैल्यू इन यूज निकाले हमने। अभी हमें नेट सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है ना सर। नेट सेलिंग प्राइस कितना दिया है, नेट सेलिंग प्राइस अगर हम इस मशीन को बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, बोलता है 60 लाख रुपए मिलेगा, 60 लाख। तो व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, आंसर हमें पूछा गया रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल कैसे मिलेगा, विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में हायर कौन है, 121, तो आंसर 121.92 लैक्स इज द आंसर। डबल अंडरलाइन हमारा बेटा वो आंसर है। बोलो समझा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ये लिख लो अच्छे से। इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 को IMP लिखो, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 हटा दूँ, वीडियो पॉज करके लिख लो।
इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3, सुनो। इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अभी क्या लिखा है, जी लिमिटेड एक्वायर ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2000, ठीक है 2020 पकड़ेंगे इसको, फॉर 7 करोड़ का खरीदें, दैट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 साल। 7 करोड़ का मशीनरी है, 7 साल चलेगा। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरिंग एनी रेसिडुअल वैल्यू, 0 रेसिडुअल वैल्यू है। On 1 April the carrying value of the machinery is reassessed is 5.10, carrying amount दिया है 2024 में, and the surplus arising on revaluation being created, देखो हिंट दिया उन्होंने, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है फॉर द ईयर एंड 2026। कंडीशन इंडिकेट दैट द इम्पेयरमेंट, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि इम्पेयरमेंट है, हालात बिगड़ गए हैं, मशीनरी का भी हालत ख़राब हो गया। मशीन एग्जिस्टिंग एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज 79 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीनरी एंड शो हाउ दिस लॉस इज ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द जी लिमिटेड। जी हैज फॉलो द पॉलिसी और राइटिंग ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय इंक्रीजिंग द चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। वो क्या बोलता है, जब हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एसेट थोड़ा बढ़ गया रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी थोड़ा बढ़ गया रहेगा, तो डेप्रिसिएशन उन्होंने रिवैल्यूएशन में एडजस्ट किया है। जितना बढ़ गया एसेट, जितना बढ़ गया रहेगा ना, नॉर्मल एसेट्स का डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एसेट्स का भाव बढ़ गया रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन हम रिवैल्यूएशन से एडजस्ट किए बोलते हैं। ऐसा हमारा पॉलिसी था। आएंगे, थोड़ा सब्र करो। हमें क्या ढूंढना है, अरे वही यार, हमें ढूंढना है कितना लॉस डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। ओके सुनो, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ऑन 1 अप्रैल 2000, कैरिंग अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। आईएमपी लिखो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स ऑन कभी का 1 अप्रैल 2020 का कितना है बेटा, 7 करोड़ है, ठीक है, करोड़ में लिख रहे हैं 7 करोड़। अब बताओ, डेप्रिसिएशन 4 साल का लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल गुजर चुका है, जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को खरीदे थे और 4 साल के बाद उनको पता चला ऐसा सिचुएशन, तो 4 साल का पहले डेप्रिसिएशन लेस करते, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर का मतलब 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, ठीक है। तो 4 से का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 7 करोड़ इंटू 4/7, सुन रहे हैं, 7 करोड़ का लाइफ 7 साल है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना, आंसर 4 करोड़। समझ में आ रहा है, 4 करोड़ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, 3 करोड़। तो 3 करोड़ जो होगा वो कैरिंग अमाउंट आएगा। कैरिंग अमाउंट कभी का आएगा बेटा, और कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2024 का आएगा, बरोबर। अब वो लोग क्वेश्चन है, बोले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है, कितने का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, पढ़ो जरा। बोलते हैं 5.10 हो गया, 3 का ना सीधा 5.10 हो गया, तो बोला एसेट्स कितना से बढ़ा है, 2.10 से बढ़ा है आपने, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया रहेगा उस टाइम पे। ओके, यहाँ तक समझा। अब वो बोलता है 2.10 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया, अभी जो कैरिंग अमाउंट आएगा, ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट बोलेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कभी का फर्स्ट एक दिन बाद का 2024 का आ गया कैरिंग अमाउंट। अभी इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5.10 पे। अब डेप्रिसिएशन 2 साल का लेस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर, क्योंकि बोला है आगे का 2 साल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हम लोग एक इम्पेयरमेंट करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर। अब 2 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो जो 5.10 है इसका लाइफ 3 साल और बचा है, 4 तो हो चुका है, 3 साल और बचा है, तो 5.10 3 साल लाइफ बचा है, तो अभी हमें 2 साल का चाहिए, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा आपको 3.4 करोड़। तो व्हाट इज द बैलेंस, 1.7 करोड़। ये कभी का आंसर आए, इसको फिर से बोलेंगे, कैरिंग अमाउंट कभी का आएगा, बोलो 1/24 का आया, 25 का नहीं 26 का है। कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2026 का आया, बोलो समझा।
कैरिंग अमाउंट 2026 का है, 2 साल के बाद का। अब वो लोग क्या बोलते हैं उसके बाद, वो लोग बोल रहे हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना आने वाला है, 79 लाख आने वाला। रिकवरेबल रेडीमेड दिया है, रिकवरेबल 79 लाख है। तो 17 लाख अगर शो करना है 0.79, क्योंकि करोड़ में है ना, तो रिकवरेबल अमाउंट इसका 79 है। ये तो बोलो एसेट्स कम हो गया ना, उसी को बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, माइनस करो 1.7 माइनस 0.79, इम्पेयरमेंट लॉस है 0.91 का। अब हमें ये सोचना है ये 0.91 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है कितना रिजर्व से एडजस्ट करें, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करें, कितना पीनल में डालें, ये अपना कंसेप्ट है। तो सुनो मुझे बताओ, यहाँ साइड में करो, इतना समझा अच्छे से? यस सर। ये जो 0.79 है, ये 0.79 है, मुझे बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा रखे थे? 2.10 रखे थे, बरोबर। 2.10 का डेप्रिसिएशन 2 साल का, क्योंकि 2.10 से एसेट बढ़ा तो 2.10 पे डेप्रिसिएशन निकालो, तो लेस इनहैंस डेप्रिसिएशन। हाँ क्या, इनहैंस डेप्रिसिएशन, इनहैंस डेप्रिसिएशन, हाँ क्या, इनहैंस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो 2.10 3 साल लाइफ है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा वो रिजर्व में से एडजस्ट किया उन लोगों ने। तो 2.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सुन रहे बेटा, 1.4 उन्होंने इसी में से एडजस्ट कर दिया। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस कितना बचा, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो 2.1 माइनस 1.4, आंसर 0.7 बचा है। तो बोलता है, क्या बोलती है, वो बोलता है ये जो 0.9 है ना, नीचे लिख देना, कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 0.7 अपन रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, बाकी अपन एडजस्ट करेंगे एडजस्ट फ्रॉम पीनल अकाउंट। तो पीनल से कितना एडजस्ट करेंगे, ठकुराइन 0.91 माइनस 0.7, 0.21 हम लोग पीनल से एडजस्ट करेंगे। मैच हुआ आंसर। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चैलेंज है, अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं, लिख लो अच्छे से। हमने आपको समझा दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं। इरेज कर दूं, सही क्वेश्चन था। इलिस्ट्रेशन 4 पढ़ूँ, ध्यान देना। एक्स लिमिटेड परचेस है पीपीई 4 साल पहले खरीदे थे 150 लाख का, डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 10% के हिसाब से, एसएलएम बेसिस है। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इन्होंने एसेट्स को रिवैल्यू किया 75 लाख पे, 75 लाख हुआ। तो इसका मतलब देखते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड एस रिटर्न ऑफ ऑन द रिवैल्यूएशन टू पीनल अकाउंट। हाउएवर ऑन द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन द मार्केट प्राइस इतना था, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख है। व्हाट विल द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द रिवैल्यूएशन पर्पस इन डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज इज 60 लाख। ठीक है, पहले हमको ये बताओ, जो एसेट था पहले उसका कैरिंग अमाउंट सर्च कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 4 का आंसर देने जा रहे हैं। हाँ क्या, तो कैरिंग अमाउंट पता लगाते हैं आफ्टर 4 ईयर। कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर कितना आएगा, तो बताओ मुझे। वो एसेट कितना लाख का था, 150 लाख का था। 150 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 4 साल का, वो लेस कर देंगे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 4 साल के बाद का। आफ्टर 4 साल उसका आंसर आएगा 90 लाख। बोलो इतना समझा। आज उस एसेट की कीमत 90 लाख है, लेकिन बोलता है ये लोग ने ना रिवैल्यूएशन किया। अब रिवैल्यूएशन किया तो उसका कीमत बोल रहे हैं कि 75 है। तो इसका मतलब आज रिवैल्यूएशन करने से एसेट्स का भाव कम हो गया, वो लॉस हम पीनल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। कितने का रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, लेस रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस कितने का हुआ बेटा, 15 का लॉस हुआ।
ये 15 लाख का जो लॉस हुआ ना वो किधर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो आज के बाद माइंड में याद रहने का ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट है। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, ये अपन AS10 अप्लाई किए, हाँ ये AS10 अप्लाई किए, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये पढ़ने से पहले AS10 पहले पढ़ लेना। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट अभी ये है 4 साल के बाद का। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसका रिकवरेबल अमाउंट अभी निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट अभी AS28 अप्लाई कर रहे हैं, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नोट। रिकवरेबल अमाउंट कैसा निकलता है, विच एवर इज हायर लेना है। हायर किसका लोगे, ये देखो इरेज नहीं किया, तुम्हारे लिए रखा है मैंने अभी तक। नेट सेलिंग प्राइस, बताओ नेट सेलिंग प्राइस क्या है, अगर हम इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, सर्च करो। अगर हम इसको बेचेंगे ना तो 67.5, देखो लिखा हाउएवर ऑन द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन मार्केट प्राइस इतना है और डिस्पोजल में 3 लाख खर्चा आने वाला है, तो 67.5 का बिकेगा बाजार का भाव ये, लेकिन बेचने में 3 लाख खर्चा आएगा, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 64.5 लाख मिलेगा बेच के। और वैल्यू इन यूज़ मतलब भविष्य में एसेट हमें कितना कमा के देगा, उसको आज में कन्वर्ट किया तो बोलता है 60 लाख देगा, 60 लाख रेडीमेड दिया है। तो बोलो इन दोनों में से इन दोनों में से हायर कौन सा है, 64.5 है, तो यहाँ लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट है 64.5। बोला एसेट कम हो गया, कमज़ोर हो गया ना, कमज़ोर हो गया ना, कमज़ोर हो गया ना बेटा। तो जब एसेट्स कमज़ोर हो गया तो जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। अब क्या लेस करेंगे, इम्पेयर। ये जो किया ना ये AS10 अप्लाई किया, ये जो कर रहे हैं AS28 अप्लाई कर रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। वीडियो शेयर करना, फ्रेंड लोगों को सजेस्ट करना लेक्चर खरीदने के लिए। तो इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है बोलो, इन दोनों का डिफरेंस 15। ये 15 लाख जो लॉस है ये किधर जाएगा सर, ये भी भैया P&L अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये रिवैल्यूएशन लॉस है और ये इम्पेयरमेंट लॉस है। बोलो समझा, सही क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम करने जा रही है तो हो गया। अब वो टेस्ट योर नॉलेज पेज खोलो, टेस्ट योर नॉलेज, उसके अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 खोलो, जल्दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 आ जाओ फटाफट। इरेज कर दो हम इसको, लिख लो वीडियो पॉज करके। हाँ सुनो, टेस्ट नॉलेज, ये पब्लिशर के पास 150 मैगजीन टाइटल है, ओन 150 मैगजीन टाइटल, 150 मैगजीन का टाइटल इनके पास है और ऑफ विच 70 परचेज किया किसी और से और 80 खुद बनाए। द प्राइस पेड ऑफ परचेज मैगजीन टिल इज रिकॉग्नाइज एज ए इंटेंजिबल एसेट। वो इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि ये जो AS28 सबके ऊपर अप्लाई होता है, टेंजिबल पे भी अप्लाई होता है, इंटेंजिबल पे भी अप्लाई होता है। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इनकर। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजमेंट आइडेंटिफाई ऑफ ईच मैगजीन। ये अंडरलाइन है गोल्डन वर्ड, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजमेंट इज आइडेंटिफाइबल ईच मैगजीन। हर मैगजीन कितना कमा के दे सकता है हमें मालूम है, हर मैगजीन हमें कितना कमा के दे सकता है हमें मालूम है। एक बात ध्यान देना। फिर क्या बोलता है, द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर मैगजीन टाइटल डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ द टाइटल द कस्टमर सेगमेंट टू विच मैगजीन टाइटल रिलेट्स। मैनेजमेंट हैज द पॉलिसी टू अडॉप्ट ओल्ड टाइटल बिफोर द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एंड रिप्लेस द इंडेमिनिटी विद द न्यू टाइटल ऑफ सेम कस्टमर सेगमेंट। व्हाट इज द कैश जनरेट, इसका कैश जनरेटिंग यूनिट क्या लेंगे ऑफ द इंडिविजुअल मैगजीन। सिंपल आंसर, क्योंकि एक बात बोला हर मैगजीन अपना खुद का कमा के दे सकता है तो सेपरेट सबका निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट। देखो सॉल्यूशन, आंसर देखो, आंसर इट इज लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट द इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल कैन बी एसेस। बरोबर है, इवन तो द लेवल एडवर्टाइजिंग अलग लेवल का है। नीचे आ जाओ, आप भले बंद भी कर दो उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा बाकी लोग का। अगर आप एक मैगजीन बंद भी कर दो तो दूसरा को फर्क नहीं, क्योंकि हर मैगजीन अपना कमा सकता है, अपना अलग इंडिपेंडेंट। देयरफॉर second paragraph, it is likely the individual magazine title generate a cash flow and that is largely independent on each other, एक दूसरे से अलग है। and each magazine title is separate cash हर एक का separate माना जाएगा, separate CGU मतलब वो नहीं किया जाएगा,
ओवरऑल नहीं किया जाएगा, अलग अलग काउंटिंग किया था। मतलब एक वर्ड बोला ना कि हमारा खुद का कैश इनफ्लो है, तो आपका वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, सेपरेट काउंट किया जाएगा। आई रिपीट, सेपरेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये थेरेटिकल है, आप लिख लेना। अब आते हैं प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। सुने, 7, 8, 9, 10, 11 5 क्वेश्चन है। चलो फटाफट करते हैं। तो अभी सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है, जो फटाफट इरेज किया मैंने। हाँ 7 एसेट, फटाफट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलो 7 पढ़ रहे हैं। द एसेट्स डज नॉट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ विच हैव been recently enacted. The asset has been destroyed as per the law. उस एसेट को लॉ के हिसाब से डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। किधर जंगल में लेके जाओ, इसको जलाओ घास डाल के, पेट्रोल डाल के। द एसेट इज कैरिड इन द बैलेंस शीट। 6 लाख का बैलेंस शीट में दिख रहा है। एस्टिमेट, इसको डिस्ट्रॉयड करने में खर्चा आने वाला 70,000। बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, इसको लेके जाके डिस्ट्रॉयड करने का 70,000 खर्चा है। आपको बताना है बैलेंस शीट में इस एसेट को कितना शो करें। तो सुनो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बेटा जी कैरिंग अमाउंट है उसका 6 लाख, बरोबर। अब आते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या लेते हैं? विच एवर इज हायर लेते हैं। हायर ऑफ किसका? नेट सेलिंग प्राइस का। नेट सेलिंग प्राइस 0 है, इसको डिस्ट्रॉयड करने में खर्चा आने वाला 70,000। तो इसका मतलब -70,000 खर्चा है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और दूसरा वैल्यू इन यूज़ कितना है? वैल्यू इन यूज़ नील है, नील। तो बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा, 0। रिकवरेबल अमाउंट 0 है, इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। कभी एसेट माइनस में होता है क्या? नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 लिखने का। तो रिकवरेबल अमाउंट 0 है, इसका मतलब कितना इम्पेयरमेंट लॉस है? पूरा का पूरा 6 लाख इज द इम्पेयरमेंट लॉस एज पर AS 28। बोलो समझा? 6 लाख का एसेट है, पूरा का पूरा उड़ा दो, क्योंकि इसको जंगल में जाकर जला दो, 70,000 खर्चा आएगा, कोई एसेट नहीं है आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर 7, समझा? नेक्स्ट, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना था? 6 लाख का, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 0 है बेटा। रिकवरेबल अमाउंट 0 है, क्योंकि इन दोनों में से हायर 0। माइनस में नहीं जाने का, नील लेने ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। 8, वेन्यू लिमिटेड के पास फिक्स्ड विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट इज 500 लाख एज ऑन द डेट। वैल्यू इन यूज दिया है। हाँ, ये वाला वैल्यू इन यूज 400 लाख है। नेट सेलिंग प्राइस है। आपको इम्पेयरमेंट लॉस बताना, जर्नल एंट्री पास करना है। बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? टाइम पास क्वेश्चन। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो 8 क्या बोलता है? तो बताओ कैरिंग अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बेटा, कैरिंग अमाउंट कितना है? 500 लाख है। रिकवरेबल अमाउंट बताओ कितना है? रिकवरेबल अमाउंट है इसका 400 लाख है। कैसा है सर 400 लाख? 400 लाख कैसे आया? क्लियरली बोला है ना कि वैल्यू इन यूज 4 लाख है और वैल्यू इन यूज 4 लाख है। सेलिंग प्राइस 375। तो विच एवर इज हायर है ना, 2 है ना। क्या लेते हैं? नेट सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 375 है। और वैल्यू इन यूज़ है 400। तो इन दोनों में हायर लेना है, तो हायर 400। तो कभी भी तभी भी तो कम हो गया ना एसेट। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ? इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस 100 का हुआ है। यस सर। अब हमें ये बताना जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बेटा जी? तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इम्पेयरमेंट, असेट्स को कम करना है, तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स। असेट्स को 100 से कम कर देंगे, 100 लाख से। बाद में इम्पेयरमेंट लॉस को पीनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसके पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं किया है। तो टू इम्पेयरमेंट लॉस कितना सर? 100 से। बोलो समझा? खत्म नहीं हुआ। बोलता बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा? तो बैलेंस शीट में आप जब एसेट्स लिखोगे तो एसेट कितना लिखोगे? एसेट तो आपका 500 था कैरिंग अमाउंट, लेस इम्पेयरमेंट लॉस बोलोगे। क्या बोलोगे? बैलेंस शीट बोल देना एक्सट्रैक्ट है, झलक है, टैली नहीं करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। तो एसेट्स लेस इम्पेयरमेंट लॉस कितना करोगे? 100 करोगे, तो एसेट का कैरिंग अमाउंट 400 दिखाई देगा। बोलो समझा? बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझा? आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, गुड ड्रग फार्मास्यूटिकल एक्वायर ए सैचेट फिलिंग मशीन। इरेज कर दूं?
हाँ पढ़े। गुड ड्रग फार्मास्यूटिकल एक्वायर सैचेट फिलिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 60 लाख का खरीदा। मशीन एक्सपेक्ट टू प्रोडक्शन लाइफ 6 साल चलेगा मशीन। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द कैरिंग अमाउंट इज 41 लाख। कैरिंग अमाउंट या 41 लाख। शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गया और लकीली पूरा मशीन नहीं जला, अभी भी चल रहा है, चल सकता है मशीन। स्टिल वर्किंग ऑर्डर ऑफ द क्लोजिंग द मशीन इज एक्सपेक्ट टू फेच। अगर हम अभी ये जला हुआ मशीन बेचेंगे ना तो 36 लाख मिलेगा। और मशीन इज़ नॉट कैपेबल, एक अंडरलाइन मानना, ये वर्ड हाईलाइट करना, मशीन अभी भविष्य में कैश फ्लो नहीं कर सकता। मशीन बाय इटसेल्फ अपने बलबूते नहीं कर सकता, अकेला नहीं चल सकता। आप मशीन बाय इटसेल्फ नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। सुन रहे हो? हाउएवर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट, इसके अंदर और 2-3 एसेट है, ये लोग को प्लस करके ये मशीन चल सकता है। हाउएवर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट, जिसको CGU बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ दिस मशीन ऑल्सो इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश इनफ्लो। या मिस्टेक है बेटा, 0.54 करोड़ आना चाहिए, गलती से लिखा 54, 0.54 करोड़ पर एनम एंड एस कैरिंग अमाउंट इज 3.46 करोड़। ऑल दिस मशीन पुट टुगेदर कुड फेच 4.44 करोड़। अगर सब मशीन को एक साथ बेचेंगे तो 4.44 करोड़ मिलेगा। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी द इम्पेयरमेंट लॉस। आपको बताना इम्पेयरमेंट लॉस होगा क्या ये वाला मशीन पे। वो जो सैचेट फिलिंग मशीन होता है ना, बॉटल फिलिंग मशीन, वो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, तो ध्यान देना। पहला अच्छे से समझाता हूँ, फिर वो पैराग्राफ पढ़ना, अब अच्छे से आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहा हूँ। पहला अपन इंडिविजुअल चेक करेंगे, इंडिविजुअल एसेट्स का। इंडिविजुअल एसेट्स का बाद में कैश जनरेटिंग यूनिट्स का चेक करेंगे। इंडिविजुअल एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना दिया बताओ। इंडिविजुअल एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है 41 लाख, जो मशीन नहीं का जल गया 41 लाख से। ठीक है सर। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। रिकवरेबल अमाउंट बोलता है CGU नहीं है उसका। जब ये CGU नहीं तो रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो वो आप नेट सेलिंग प्राइस आप लोगे, नेट सेलिंग प्राइस इसका 36 लाख से, 36 लाख से, जो कम हो रहा है। देखो ना 41 से 36 होगा, कम हो रहा है। हाँ, लेकिन रिकवरेबल इस तरीके से नहीं निकालने का। फिर बोलता है जब भी, ये देखो नीचे लिखा, इफ वैल्यू इन यूज इज नॉट अवेलेबल, ये इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यू इन यूज नहीं है, तो ऐसा केस में द इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट विल बी डन एज पर CGU। ये CGU के अंदर ये वाला मशीन भी है, इसके अंदर 3-4 मशीन होंगे, 1, 2, 3 ऐसे एग्जाम्पल मशीन होंगे। तो CGU का कैरिंग अमाउंट सर्च करो। CGU का कैरिंग अमाउंट है बेटा 3.46 करोड़। ठीक है। उसका रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल 2 तरीके से आएगा। रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल 2 तरीके से आएगा। ये देखो, अभी ओवरऑल सोचो, नेट सेलिंग प्राइस बताओ सब मशीन का एक साथ, और वैल्यू इन यूज बताओ सब मशीन का एक साथ। नेट सेलिंग प्राइस मालूम है कितना है? नेट सेलिंग प्राइस अगर बेचते हैं, ढूंढो, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट कंप्राइज मशीन ऑल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो 0.54 करोड़। और अगर हम इसको बेचते हैं फेच 4.44 करोड़ बेचेंगे तो विच एवर इज हायर 4.44 करोड़। मुझे बताओ क्या रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है? नहीं, ये तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ऐसा केस में ये बच्चा है, ये बाप है, बाप के इधर इम्पेयरमेंट नहीं है तो बच्चे के अंदर भी इम्पेयरमेंट नहीं करने का, सिंपल आंसर। तो ये बच्चे, ऐसे 3 बच्चे इनके एग्जाम्पल था, तो बाप के अंदर इम्पेयरमेंट नहीं है तो बच्चे के अंदर भी इम्पेयरमेंट नहीं करने का। मानता हूँ बच्चे के अंदर इम्पेयरमेंट दिख रहा है, वो बाप कवर कर लेगा। तो यही आपको नीचे लिखना है। क्या लिखना है ये मैं लिख के दिया था आपको, रेड पेन से आपको बोला था, पॉइंट नंबर 8 के इधर नीचे लिख के दिया था, पढ़ो। तो क्या लिखोगे? इफ CGU इज नॉट इम्पेयर। देखो CGU इम्पेयर नहीं हुआ है, ये देखो इम्पेयर किधर, ये तो उल्टा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट नहीं है, इग्नोर किया जाएगा। सुने, इग्नोर किया जाएगा, नो इम्पेयरमेंट। तो अगर यहाँ इम्पेयरमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी इम्पेयरमेंट नहीं होगा। सुन रहे हैं? यहाँ लिखो CGU इज नॉट इम्पेयर्ड। अगर CGU इम्पेयर नहीं है देन
ये इंडिविजुअल एसेट विल ऑल्सो बी नॉट इम्पेयर, सुना? तो इंडिविजुअल एसेट इज ऑल्सो नॉट इम्पेयर, ठीक है। बाप को देख के बच्चे का पता लगाए। इसी को रामायण ने पैराग्राफ में लिखा रहेगा। बोलो समझा क्या बोला हमने? इसको बॉक्स में डाल दिया। अगर इंडिविजुअल एसेट्स में इम्पेयरमेंट नहीं पता लगा है क्योंकि वैल्यू इन यूज नहीं दिया, जब वैल्यू यूज नहीं दिया तो हमने ओवरऑल का पता लगा। इसके अंदर ग्रुप ऑफ एसेट है, स्मॉल क्या CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट, उसका पता लगा तो उसमें इम्पेयरमेंट नहीं मिल। जब इसमें इम्पेयरमेंट नहीं है तो इसके अंदर भी इम्पेयरमेंट नहीं अप्लाई करने का मतलब AS 28 अप्लाई मत करना। सुन रहे हो? AS 28 अप्लाई मत करना। क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि ओवरऑल में नहीं मिला तो इंडिविजुअल में भी नहीं करने का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। नंबर 10 हटा दो, यही पैराग्राफ में लिखा रहेगा, पढ़ लो आप। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन। एसेट 56 लाख का, लाइफ 10 साल है, सैल्वेज नील है, करंट कैरिंग अमाउंट दे दिया। चलो करंट कैरिंग अमाउंट, यूजफुल लाइफ दिया, रिकवरेबल अमाउंट, अपवर्ड रिवैल्यूएशन लास्ट ईयर हुआ है, बोलता 14 लाख का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। कैरिंग अमाउंट कितना दिया है? 27,30,000 दिया है। और एक बात बोलता है, ये जो 27,30,000 है ना, इसके अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व? 14 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है। मतलब ध्यान देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है। अब क्या बोलता है, इसका रिकवरेबल अमाउंट दिया है, देखो रेडीमेड दिया, रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल और रेडीमेड दे दिया है, 12 लाख है। तो बोलो एसेट्स कम हो गया ना, तो व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया? माइनस कर 15,30,000। तो पूरा 15,30,000 PL में नहीं डालना, नहीं ट्रांसफर करना। आपने झूठ मूठ का पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करने का। उसका अकाउंट में कितना पैसा है? 14 लाख है, तो 14 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 14 लाख। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व गायब हो गया और बचा हुआ पैसा किससे एडजस्ट करने का? एडजस्ट फ्रॉम पीनल अकाउंट। पीनल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, कितना जाएगा? 13 लाख। बोलो समझा? और एक सवाल पूछा उसी में, व्हाट इज द, देखो फाइंड द इम्पेयरमेंट लॉस, दिस इज द इम्पेयरमेंट लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ये है कि इतना आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, बाकी पीनल से एडजस्ट करें। तीसरा सवाल, व्हाट इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो थर्ड सवाल, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर। डेप्रिसिएशन कभी का पूछ रहा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा मालूम है? डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे लगता है। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? ये कट हो गया ना, 15 लाख 30 कम किए तो 12 लाख हो गया, तो 12 लाख के ऊपर चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख अभी वैल्यू एसेट्स का डिवाइड बाय इसका लाइफ कितना है? 3 साल। तो करंट का डेप्रिसिएशन आएगा 4 लाख रुपया। बोलो समझा? करंट का डेप्रिसिएशन आएगा 4 लाख। आ जाओ आखिरी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैंने सब कर दिया, इसीलिए बता रहा हूँ जितना मैं कर रहा हूँ उतने का कितना वही आएगा। आपने AS 28 बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, आपने अच्छा पढ़ा है, थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन आते हैं। ये प्लांट का लाइफ कितना है? 15 साल। ये प्लांट वॉज एक्वायर 15 साल एगो वो 5 करोड़ का लिए थे, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन 4.15 करोड़ है। द डेप्रिसिएशन एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल इज 25 लाख। नेट सेलिंग प्राइस इज 30 लाख विच इज एक्सपेक्ट टू डिक्लाइन बाय 20%। ओके, decline by 20% in the next financial. If its value in use is 35 lakh which is usko bhi decrease by 30% at the end of the financial year. Point number 1, assuming that the other condition of applicability of the impairment account is satisfied, what is the carrying amount of the plant? Second question, carrying amount पता लगाना है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 11 ना। कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट कितना दिया है? कैरिंग अमाउंट हमें 60 lakhs दिया है।
लेस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट देखो कितना है, रिकवरेबल अमाउंट है इसका, निकालना पड़ेगा यार, वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग रिकवरेबल अमाउंट निकालते। रिकवरेबल कैसे निकालते, बार बार दिखा रहा हूँ। नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़, तो नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज़। नेट सेलिंग प्राइस क्या बोलता है, 30 लाख है, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 20% लेस करो इसका, तो जो बचेगा वो बताओ। बचेगा तो आंसर आता है 24 लाख आता है। ऐसी इसका वैल्यू इन यूज़ 35 है, लेस 30% लेस कर दो, तो जो आंसर आएगा करीबन आएगा 24.5। तो जल्दी बताओ इन दोनों में से हायर कौन सा, 24.5 है, सुन रहे हो। तो रिकवरेबल अमाउंट 24.5 लाख्स है, तो बताओ एसेट्स कम हो गया ना, इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, कितने का इम्पेयरमेंट लॉस है, 35.5 का, 35.5 लाख्स का इम्पेयरमेंट लॉस है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब क्या पूछा है, हाउ मच विल बी द अमाउंट रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल ईयर, कितना आप राइट ऑफ करोगे। तो राइट ऑफ कितना करोगे, कॉमन है, जितना इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं, उसमें एक्चुअली कैरिंग अमाउंट पूछा था, तो कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर कैरिंग अमाउंट पूछा था। कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या आएगा, 60 माइनस 35.5, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा 24.5 लाख्स। बोलो समझा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 35.5 लाख्स का। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर, तो पहला कैरिंग अमाउंट पूछे थे, दूसरा इम्पेयरमेंट लॉस पूछे, तीसरा इफ द प्लांट इज रिवैल्यूड 10 years ago and the current revaluation ratio against which plant will be 12 lakh, how the answer will be affect in 1 and 2। तो अगर ऐसा केस में नंबर 3 का आंसर, इम्पेयरमेंट लॉस आपका कितना हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस 35.5 लाख्स हुआ है। वो बोलते हैं कि अगर हमने रिवैल्यूएशन रेशो बनाया होता था 12 लाख का, तो कॉमन है ये एडजस्ट क्या करेंगे, एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रेशो, 12 लाख वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो बचा कितने, बार बार अपन किए, तो बचा हुआ एडजस्ट होगा, एडजस्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना एडजस्ट होगा, माइनस कर दो, कितना बचा 23.5 पीना से एडजस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलता है इफ द वैल्यू इन यूज इज जीरो, वैल्यू इन यूज जीरो है एंड एस्टिमेट दैट द इंटरप्राइज विल इकर 2 लाख फॉर डिस्पोज ऑफ द प्लांट, इसको बेचने में 2 लाख खर्चा आने वाला है। तो ऐसा बोलता है हमें बताना है वैल्यू इन यूज बोलता है, वैल्यू इन यूज ज़ीरो है और सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस वो बोलता है कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा इसको बेचने, इसको डिस्पोज करने में खर्चा आने वाला 2 लाख खर्चा आने वाला है। तो इसका मतलब -2 लाख, तो -2 नहीं लेने का, ज़रा सा ज़ीरो लेने का, ज़ीरो एसेट ज़ीरो हो सकता है, विच एवर इज़ हायर, तो आपको क्या लेना है, हायर ज़ीरो लेना है। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोलता है, तो बताओ वही सेम आंसर। तो बेटा जी अगर एसेट अगर 60 लाख का है, वही फर्स्ट और सेकेंड के साथ पढ़ो, तो अगर 60 लाख का कैरिंग अमाउंट है अगर और रिकवरेबल और ज़ीरो है, तो व्हाट इज़ द इम्पेयरमेंट लॉस इन दिस केस, इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, पूरा 60 लाख का होगा बेटा, क्योंकि ज़ीरो हो गया सीधा, 60 लाख का एसेट सीधा ज़ीरो हो गया। अलग अलग सिनेरियो दिया था, बोलो समझा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं बार बार बोलता हूँ जितना मैंने करा उतना अच्छे से करके जाओ, और बाकी एएस भी कंप्लीट कर देता हूँ। वो जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी मैंने लिखा है वही एएस ये वाला है, AS 21 है ना। AS 21 देखो क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट है ना, वही होल्डिंग कंपनी है। मैंने होल्डिंग कंपनी बोल के लिखा है, वही होल्डिंग कंपनी, बार बार बोलते हैं AS 21 है, होल्डिंग कंपनी बोल के। तो ये जो क्वेश्चन है ना होल्डिंग कंपनी का, ये पूरा मैंने कवर किया है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करना। ओके, बाय बाय, बिंदास।